Hello students, good morning all of you. How are you all? In today's lecture, I will teach reflexive pronoun. Fine. In my previous video, I taught you pronoun up to here. But if noun is plural, then the pronoun should be plural and plural noun should be placed near the verb. ठीक है, ये वाला रूल हो गया था हमारा. एग्जाम्पल ये दिया था, आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी. ठीक है, तो आइदर से कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, आइदर और से. आइदर के बाद में प्रिंसिपल सिंगुलर नाउन है. ठीक है, और टीचर्स प्लूरल नाउन है. ठीक है, तो जब आइदर और से कोई भी कनेक्ट होता है तो हम अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट वन एक कह सकते हैं, या फिर प्लूरल के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन लगाते हैं. ठीक है, तो हमने टीचर्स के अकॉर्डिंग देयर लगा दिया. आज के इस सेशन में लेट्स बिगिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है. ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जिनके एंड में हम सेल्फ या सेल्स लगा देते हैं, सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, एक ये बात. ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि इन प्रोनाउंस को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. कितनी में? दो कैटेगरीज में. एक तो रिफ्लेक्सिव, एक एम्फेटिक. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में अंतर क्या है. पहले तो कॉमन सी फॉर्म आपने ये समझ ली कि ऐसे प्रोनाउन जिनके एंड में हम क्या लगा देते हैं, सेल्फ या सेल्स लगा देते हैं. अच्छा, अब बात समझने की ये है कि सेल्फ और सेल्स में क्या अंतर है. जितने भी सिंगुलर होते हैं उनमें सेल्फ लगता है, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ. ठीक है, और जितने प्लूरल होते हैं उनमें सेल्स लग जाता है. ठीक है, जैसे देम सेल्स. अच्छा, योर के केस में दोनों ही ठीक है. अगर आप एक व्यक्ति की बात करें तो योर सेल्फ होता है, अगर एक से अधिक व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो योर सेल्स हो जाता है. ठीक है, तो ये आपको नहीं भूलना है. ऑलराइट, चलो देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है. When pronouns are combined, the reflexive pronoun will take either the first person or when there is no first person, the second person. All right. Example: Ram and I have deceived ourselves. Ram and I have deceived ourselves. तो किसके हिसाब से आया यहाँ पर? I के हिसाब से आया. ठीक है, तो ourselves कैसा प्रोनाउन है यहाँ पर? ये जो ourselves है ये कैसा प्रोनाउन है? ये आपका देखिए, ये आरसेल जिसकी हम बात कर रहे थे ना, वो ये है. राम एंड आई हैव डिसीव्ड आरसेल्स अबाउट परचेजिंग अ होम. तो ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव केस है. ठीक है, सेकंड देखते हैं. यू एंड राम हैव रूइंड योर सेल्स. यू एंड राम हैव रूइंड योर सेल्स. ठीक है, यानी यहाँ किसके हिसाब से आया? यू के हिसाब से आया है. ठीक है, नंबर 2 देखते हैं अब इसका. ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक ऑब्जेक्ट विद दैम. यानी हमने क्लास 6th में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था कि ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. कैसी वर्ब कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ठीक है, तो देखिए, सच कॉमनली यूज्ड वर्ब्स आर अवेल, एब्सेंट, एंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज, एक्सर्ट, एट्सेटर. ऑलराइट, तो देखिए, अब जितनी भी ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनके साथ में कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है. ठीक है, बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज रेयरली होती हैं. ठीक है, तो देखिए एग्जांपल: आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस. ठीक है, आई रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हर. मैंने उससे बदला ले लिया था खुद ने. ठीक है, वर्ब्स व्हेन यूज्ड इंट्रांजिटिवली डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट. यानी जब भी इन्हें इंट्रांजिटिवली यूज किया जाता है तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. वही वाली बात है, सीधी सी, कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट टेक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सच कॉमनली यूज्ड वर्ब्स आर, अब इनको देख लेते हैं कौन सी होती हैं वो. कीप, ब्रेक, सेट, बाथ, मेक, स्टॉप, स्टील, क्वालिफाई, मूव, ओपन, ड्रॉ, रेस्ट, roll, burst, hide, feed, gather, etc. These verbs are commonly used intransitively. ठीक है, he kept away from the function, he kept himself. अब अगर intransitive verb में अगर आप reflexive pronoun लगाते हैं it will be wrong. ठीक है, the indefinite pronoun one has its own reflexive form. ठीक है, यानी जो indefinite pronoun आपका one होता है ना, उसकी खुद की अपनी एक reflexive form होती है.
ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव फॉर्म कैसे यूज होती है, देखिए, वन मस्ट हैव फेथ इन वन सेल्फ, इस तरीके से होती है, ठीक है। हिमसेल्फ नहीं आएगा, हर सेल्फ नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब बात करते हैं एम्फेटिक की, ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक सिंपल सी बात की है कि प्रोनाउन जिनके एंड में क्या नाम है, सम अप कर रहा हूँ मैं, सेल्फ या सेल्फ लग जाता है, रिफ्लेक्सिव बन जाता है, ठीक है। अच्छा, दो मेन रूल जो हमने डिस्कस किए हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जिनमें जनरली हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो मैंने बता दी, अवेल, एन्जॉय, ठीक है, कीप, इस तरीके से, एब्सेंट। और इंट्रांजिटिव वर्ब जिनमें नहीं होती वो इस तरीके से हैं, ठीक है, यानी उनमें रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं होता है। अब बात करते हैं हम एम्फेटिक की, किसकी, एम्फेटिक की। देखिए, द एम्फेटिक प्रोनाउंस सच एज माई सेल्फ, योर सेल्फ, वही वाली बात है, दोनों सेम है, ठीक है। हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ कंसिस्ट ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन प्लस सेल्फ और सेल्फ, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन चीज़ है ना वो ये है, देखिए डिफरेंस ये होता है, एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड, एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू व्हाट, टू एम्फेसाइज अ नाउन, क्या करने के लिए, किसी भी नाउन को एम्फेसाइज करने के। आपको जो याद रखना है वो ये है, एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए इसको, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ऑलराइट, कोई कन्फ्यूजन नहीं, आई थिंक। इट इज़ पॉसिबल बट रादर अनयूजुअल, ठीक है, ये पॉसिबल है बट रादर अनयूजुअल फॉर एन एम्फेटिक प्रोनाउन टू प्रीसीड द नाउन इट रेफर्स टू। समझो बात को क्या कह रहा है, यानी किसी भी एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए ये पॉसिबल है बट रादर अनयूजुअल होता है टू प्रोसीड द नाउन इट रेफर्स टू, ठीक है, जिसके लिए रेफर हो रहा है उसको प्रोसीड करना थोड़ा सा उसको प्रोसीड करना पॉसिबल होता है, ठीक है। यानी देखिए, माई सेल्फ, आई डोंट बिलीव अ वर्ड शी सेज, यूजुअली एम्फेटिक प्रोनाउन इज प्लेस्ड आफ्टर द नाउन इट रेफर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, ये जो सेंटेंस दिया है, माई सेल्फ आई डोंट बिलीव अ वर्ड शी सेज, ये रॉन्ग है, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी जिसके लिए ये यूज हो रहा है ना उसके जस्ट पास में आएगा, ठीक है। या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कह दूं कि जो भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना उनके जस्ट बगल में चिपका के रख दिया जाता है, और जहाँ पर जिस सेंटेंस में इसको चिपका के रख दिया जाता है बगल में रखा जाता है, सच प्रोनाउन इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। और अगर आगे पीछे या लास्ट में हो तो वो कौन सा हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उस वर्ब को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस वर्ब को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो मैंने कॉमनली यूज्ड वर्ब बताई थी, जैसे एब्सेंट, एन्जॉय, कीप, ठीक है, अवेल, इस तरह से। और जहाँ पर नाउन के तुरंत बाद, प्रोनाउन के तुरंत बाद रख दिया जाए तो वो एम्फेटिक हो जाता है, यही फ़र्क है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस व्हिच रेसिप्रोकेट अ नाउन, जो किसी भी नाउन को क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। सच प्रोनाउंस आर ईच, अदर एंड वन अनदर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है, ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है। दीज आर ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिवली, इनको हमेशा ऑब्जेक्टिवली यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे किया था, एज पर ट्रेडिशनल थियरी ईच अदर इज यूज फॉर टू, यानी ग्रामर के तरीके से देखा जाए या ट्रेडिशनल थियरी के हिसाब से देखा जाए, या ये देखा जाए कि बहुत लंबे टाइम से ग्रामेरियन इनका यूज कर रहे हैं, तो उनको यही कहा जाता है कि ईच अदर का यूज होता है दो के लिए, और दो से अगर ज़्यादा है तो किसका होगा, वन अनदर का यूज होगा, किसका होगा, वन अनदर का यूज होगा, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ट्रेडिशनल थियरी है ये, ठीक है। फॉर यू एंड आई आर फॉरेनर्स टू वन अनदर, हालांकि देखिए ये एल्डस हक्सले हैं, इन्होंने इस रूल को क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था। ये कह रहे हैं कि हम दो के लिए भी वन अनदर का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, और बात करते हैं तो रैन मार्टिन भी इसी बात को कहता है कि इट वाज एक्चुअली वन टाइम रूल कि ईच अदर दो के लिए यूज होगा और वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज होगा, ठीक है। तो बोले वो कहीं भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आपको मैं बता रहा हूँ आपके एनडीए में आपको जो फॉलो करना है वो ट्रेडिशनल थियरी वाला रूल फॉलो करना है, ठीक है, ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए, समझ गए होंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कैन ऑल्सो टेक पॉजेसिव फॉर्म्स,
ये पजेसिव फॉर्म भी ले लेते हैं। अब पजेसिव फॉर्म मैंने आपको बताई थी, पजेसिव केस ऑफ नाउन किस तरीके से होता है बताया था ना, कैन यू रिमेंबर, यानी अपोस्ट्रोफी लगा करके क्या कर देते हैं, एस लगा देते हैं, सच नाउन इज कॉल्ड पजेसिव फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, दे बोथ बोरोड ईच अदर्स आइडिया, सो कैन यू टेल मी विच इज़ द पजेसिव फॉर्म। मैं बता देता हूँ, चलो अभी तो ये देखो, अदर के बाद में अपोस्ट्रोफी लगा के क्या लगा दिया है, एस लगा दी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पजेसिव फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द स्टूडेंट्स इन दिस लैब ऑफन यूज अनदर्स इक्विपमेंट। देखिए साफ साफ झलक रहा है ना, अनदर यानी स्टूडेंट्स यानी दो से बहुत ज़्यादा, इसीलिए क्या लगा दिया, वन अनदर लगा दिया, और वन अनदर के बाद में तुरंत ही कॉमा लगाया, यानी अपोस्ट्रोफी सॉरी एंड एस लगा दी, तो ये क्या हो गया, ये होगी पजेसिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई, पजेसिव फॉर्म हो गई। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलें, क्या मैं समअप करूँ इसको, चलो समअप करते हैं। यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होता है जो किसी को रेसिप्रोकेट करे, क्या करे, रेसिप्रोकेट करे। ठीक है, सच प्रोनाउंस आर ईच अदर वन अनदर। ठीक है, अच्छा ईच अदर दो के लिए और दो से ज़्यादा है तो वन अनदर। ठीक है, लेकिन एल्डस हक्सले कहते हैं कि दो के लिए वन अनदर का यूज भी कर सकते हैं। खैर हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, दूसरा जो रूल है बेसिक वो ये है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कैन टेक पजेसिव फॉर्म्स। कैसी फॉर्म ले सकता है, पजेसिव फॉर्म्स, जो आपकी ये रही ईच अदर्स एंड वन एंड अदर्स। ठीक है, आगे चलें। ओके चलो, रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन बताते हैं, क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। तो वो प्रोनाउन सबसे पहले हम बात करते हैं हु की, जो बहुत मेन फंक्शन प्ले करेगा आपके एग्जाम में। आपकी स्पॉटिंग एरर में इसमें से कम हु से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 नहीं, मैं तो कहता हूँ 4 आएंगे, स्पॉटिंग एरर में आएंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आएंगे। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं हु किस तरीके से यूज होता है। हु इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। कैसे यूज होता है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज होता है। हुम इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और हुम कैसे होता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ, देखिए इस तरीके से, जैसे कि आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक है, ऐसे ही हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हुम। क्या होगा, हुम। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, समझ गए। हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, और पजेसिव केस हुज है। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। ऑफ अ वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition एंड हुज इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव डिनोटिंग possession, यानी पजेसिव केस है, सिंपल कहूँ तो। ठीक है, द रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम एंड हुज। चाहो तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप जब अपनी नोटबुक में कॉपी करो तो इसको ब्लैक रेड पेन से लिखना। ठीक है, हेडिंग बना लेना। जनरली रेफर ओनली टू पर्सन एंड आर यूज्ड आइदर इन, देखिए हु, हुम, हुज जनरली रेफर ओनली टू पर्सन्स, किसके लिए यूज होते हैं, पर्सन के लिए होते हैं। एंड आर यूज्ड आइदर इन डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज। अच्छा, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में आपको जब क्लॉज कराऊंगा तब करवा दूंगा। ठीक है, हु रेफर्स टू द सब्जेक्ट, पहले ऊपर बता चुके हैं, ऑफ द सेंटेंस। हुम रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन, while whose refers to the possession and it is used as adjective in the following example। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, who introduces the defining relative clause, who secures the highest marks, and the non-defining relative clause who is learning Russian। ठीक है, देखिए द चाइल्ड हु सिक्योर्स द हाईएस्ट मार्क्स विल रिसीव अ ट्रॉफी। द चाइल्ड क्या है, चाइल्ड यहाँ पर ये चाइल्ड है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली सी बात है। हु सिक्योर, किसने सिक्योर की है, चाइल्ड ने सिक्योर की है, तो हु किसको डिनोट कर रहा है, चाइल्ड को डिनोट कर रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, जहाँ हो सकता कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रह गया होगा, एंटीसीडेंट। अब मुझे बताइए कि हु किसको डिनोट कर रहा है, चाइल्ड को कर रहा है ना, तो ये चाइल्ड इसका क्या है, एंटीसीडेंट है। क्या है, एंटीसीडेंट है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, माय ब्रदर हु इज लर्निंग रशियन वांट्स टू ट्रैवल टू कजाकिस्तान। ठीक है, यानी देखिए हु आया है, किसके लिए आया है, ब्रदर के लिए। किसके लिए आया है, ब्रदर के लिए आया है। ठीक है, तो हु का एंटीसीडेंट क्या है, ब्रदर है। ठीक है, हु कैसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। केस कौन सा है, सब्जेक्टिव। अगर मैं ये कह देता माय ब्रदर हुम इज लर्निंग रशियन वांट्स टू ट्रैवल टू कजाकिस्तान, क्या सही होता, नहीं, गलत हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें।
आगे चलते हैं। इन दीज एग्जाम्पल्स हु हैज़ द एंटीसीडेंट चाइल्ड एंड ब्रदर, बता चुका हूँ, कोई इशू नहीं है। एंड एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सिक्योर्स एंड लर्निंग, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस whom की। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स whom इंट्रोड्यूसेस द डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज whom we visited and the non-defining relative clause whom we will meet tomorrow. The girl whom we visited is her sister. यानी जिस लड़की के पास हम गए थे वो क्या थी, उसकी सिस्टर थी। अब मुझे ये बता दिए कि यहाँ पर फंक्शन कौन कर रहा है, लड़की फंक्शन कर रही है क्या? नहीं कर रही ना, फंक्शन तो ये वी कर रहा है ना, वी देखिए ये वाला वी कर रहा है ना। तो जब वी कर रहा है तो ये ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, whom लगा दिया। माई फ्रांसिस, मिस्टर फ्रांसिस whom we will meet tomorrow will be your guide, जिसके पास हम कल जाएंगे, इससे हम कल मिलेंगे, वो हमारा क्या होगा, गाइड होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर फंक्शन तो वी कर रहा है ना दोनों सेंटेंसेस में, तो whom एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन दीज एग्जाम्पल्स whom एज द एंटीसीडेंट सिस्टर एंड मिस्टर फ्रांसिस and acts as the object of the verb visited and will meet. In the following examples, to whom introduces the defining relative clauses to whom and whom you gave your umbrella, and the non-defining relative clauses to whom, ये to whom है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। To whom we send a birthday card every year. The girl to whom you gave your umbrella lives near my home, ठीक है। अगेन ये देखिए फंक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पर यू कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, वी कर रहा है। तो ये कैसा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। हिज आंट टू हुम वी सेंड अ बर्थडे कार्ड एवरी ईयर इज 98 ईयर्स ओल्ड नाउ, कितनी बड़ी हो गई, 98 ईयर्स की है। चलो आगे चलते हैं। इन दीज एग्जाम्पल्स whom एज द एंटीसीडेंट गर्ल, बताना ही नहीं है, ठीक है, हो चुका है। अब बात करते हैं हुज की। अच्छा हुज कौन सा केस है, पजेसिव केस है। कौन सा केस है, पजेसिव केस है। हु, होम, हुज, ठीक है। तीनों के तीनों पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। द मैन हुज हाउस वॉज सोल्ड विल लीव दिस टाउन, अच्छा घर पर किसका पोजेशन है, मैन का है, इसीलिए कौन सा केस आ गया, हुज आ गया, ठीक है। हुज हाउस वॉज सोल्ड विल लीव दिस टाउन, यानी जिसका घर क्या हो गया, बिक गया है, वो इस टाउन को छोड़ देगा। माई ब्रदर हुज फैमिली लिव्स इन अमेरिका, जिसका परिवार कहाँ रहता है, अमेरिका में रहता है, विल विजिट अस फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप समझिए कि ये जो हुज है इसका एंटीसीडेंट क्या है, यहाँ पर मैन है और यहाँ पर ब्रदर है, ठीक है। तो ये इसी को एड्रेस कर रहा है। और ये पोजेशन शो कर रहा है कि हाउस पर और फैमिली पर पोजेशन किसका है, इन दोनों एंटीसीडेंट का है, ठीक है। चलो आगे। अब बात करते हैं दैट की। While speaking English, each and everyone can speak English, but आपको पता है कि who, which, that, whom सबको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं ना, NDA, CA, CLAT, SSB, SSC, इनमें बड़ी बारीकी से पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये ना बाल की खाल खींचते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि हु और दैट में क्या अंतर है। जनरली तो अब तक क्लास 10th तक या क्लास 11 तक आप यही पढ़ते चले आए कि कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को यूज किया जा सकता है। लेकिन हाँ डिफरेंस होता है, और वो क्या होता है, देखिए जितने भी गुड स्पीकर्स होते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश वो लोग बोलते हैं ना, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कहाँ पर दैट लगाना है, कहाँ पर हु लगाना है, ठीक है। तो आज देखते हैं। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन दैट कैन रेफर टू आइदर पर्सन्स और थिंग्स, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है लोगों के लिए वो इससे होता है, क्योंकि ये डाल दिया ना कि ये दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो देखिए द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज जनरली यूज ओनली इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। पहली बात तो ये है कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस में होगा, लेकिन आज तक 90% जो स्पीकर्स हैं, इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स हैं, उनको यही नहीं पता चला कि डिफाइनिंग क्लॉज क्या होती है, रिलेटिव क्लॉज क्या होती है। तो वो पता ही कैसे करेंगे बेचारे, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं कुछ आज। द गर्ल्स दैट वर हियर यस्टरडे विल रिटर्न इन अ वीक, ठीक है। द बैग दैट वॉज ऑन द स्टेप्स बिलोंग्स टू हर टेनेंट, उसके किराएदार का है, किसका है, किराएदार का। टेनेंट का मतलब क्या होता है, किराएदार, ठीक है। इन दीज एग्जाम्पल दैट हैज़ द एंटीसीडेंट गर्ल्स, ठीक है, एंड बैग
और क्या है, एक में गर्ल्स है और एक में बैग है, ठीक है, क्योंकि दोनों के तुरंत बाद क्या आया, रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया है। एंड इंट्रोड्यूसेस द डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस दैट वर हियर यस्टरडे एंड दैट वाज ऑन द स्टेप्स, ठीक है। हियर दैट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वर एंड वॉज, ठीक है। यहाँ पर दैट किसका काम कर रहा है, दैट का काम कर रहा है। यहाँ पर जो दैट है ना, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड फॉर लिविंग और नॉन लिविंग नाउन्स, यानी ये भी कन्फ्यूजन है कि ये लिविंग के लिए भी हो जाता है और नॉन लिविंग के लिए हो जाता है, क्योंकि पहले ही बता दिया थिंग्स के लिए भी होता है और पर्सन्स के लिए भी होता है। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लोग विच और दैट में भी मिक्सअप करते हैं, ठीक है, फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि सिंगुलर प्लूरल को कोई झंझट ही नहीं है, दैट लगा दो झंझट खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, हर जगह नहीं लगाया जा सकता। आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, ठीक है। ही दैट इज कंटेंट इज हैप्पी, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये बाई मिस्टेक आ गया है, ठीक है। चाहो तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। ही दैट इज कंटेंट इज हैप्पी, यानी वह व्यक्ति जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। क्या मतलब होता है, सेटिस्फाइड, ठीक है। तो जो व्यक्ति सेटिस्फाइड है वो हैप्पी है, ठीक है। नो प्रपोजिशन इज यूज्ड बिफोर दैट, इफ एनी प्रपोजिशन इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इट इज यूज्ड इन एंडिंग पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन, हम जानते हैं उस होटल को जिसमें वो रहती है। दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कर रहे हैं, तो जब भी प्रपोजिशन अगर यूज करनी है तो दैट शुड बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इन अ सेंटेंस आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स दैट इज जनरली यूज्ड ऑल एनी, ये एक्चुअली में बेटा फुल स्टॉप नहीं है, ये कॉमा है। क्या है ये, यूज्ड ऑल, एनी, anybody, anything, much, nothing, little, somebody, no one, none, the same, plus noun plus that, the only plus noun plus that, यानी इस तरीके के स्ट्रक्चर में that का ही यूज होगा, ना तो which का होगा ना ही who का होगा, ठीक है। तो all that glitters is not gold, कभी भी नहीं सुना होगा आपने को all which glitters is not gold, that आता है, क्योंकि हमने पहले ही दिखा दिया all, any, anybody, anything, much, nothing, little, somebody, no one, no one, none, the same, ठीक है, प्लस नाउन प्लस दैट प्लस the only प्लस नाउन प्लस दैट एटसेट्रा, ठीक है। there was none that support the cause, ठीक है, none आ गया तो that आएगा। after interrogative pronoun who and what has what that is used, who is the person that comes to your place every day, तो हमारा सेंटेंस किससे बिगिन हुआ, WH वर्ड से हुआ, तो सेंटेंस कैसा होगा, इंटेरोगेटिव हो गया। तो जब भी कोई सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हु से बिगिन हो रहा है या व्हाट से बिगिन हो रहा है, तो हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। हम कभी भी नहीं कहेंगे हु इज़ द पर्सन हु कम्स एवरी डे, कभी सुना ही नहीं होगा। व्हाट इज दैट यू कांट सॉल्व, क्या है वो जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो, हु वॉज देयर दैट यू आर टॉकिंग विद, कौन था वो जिससे आप बात कर रहे थे। अब बात करते हैं विच की, ठीक है। It is important to note that when used as a relative pronoun which refers only to things, सबसे पहली बात तो आपको ये सोच लेनी है कि ये कभी भी इंसान के लिए यानी पर्सन्स के लिए यूज नहीं होती, ठीक है। when used as an adjective और interrogative pronoun which can refer to either हाँ, लेकिन अगर adjective और interrogative pronoun के रूप में हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं इस टाइम, रिलेटिव प्रोनाउन में कभी भी विच का प्रयोग पर्सन्स के लिए नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, थिंग्स के लिए, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। थिंग्स के लिए सभी के लिए होता है, चाहे भले ही वो ट्री हो, ठीक है। और इवन बर्ड्स के लिए भी होता है विच का यूज, ठीक है। हु नहीं होता, हु का सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए होता है, तो पर्सन्स में बर्ड्स और एनिमल्स नहीं आते, ठीक है, हालांकि वो लिविंग में आ जाते हैं। तो एग्जांपल देखिए, द बुक विच आई परचेज्ड लास्ट वीक इज वेरी यूजफुल, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेफरिंग दैट टू हु और विच, यानी हु और विच के केस में हमें दैट को कब प्रेफर करना चाहिए। दैट इज प्रेफरेबली यूज्ड आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री इंस्टेड ऑफ विच और हु। पहला रूल है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो हमें दैट का यूज करना है। ही इज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैव एवर हर्ड, एलोक्वेंट स्पीकर है, ठीक है, क्लियर स्पीकर है जो मैंने अब तक सुना है। तो मोस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई,
ये देखिए मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2, आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स वन रेफरिंग अ पर्सन एंड द अदर रेफरिंग एन एनिमल। फंस गए, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब क्या करेंगे, अब दैट करेंगे। देखिए सॉरी, अब देखो क्या करेंगे, बताते हैं, दैट नहीं करेंगे। देखिए आफ्टर टू एंटीसीडेंट वन रेफरिंग टू अ पर्सन एंड द अदर रेफरिंग एन एनिमल और अ थिंग यूज दैट इंस्टेड ऑफ हु विच। ठीक है, यानी आपको दैट का यूज करना है इंस्टेड ऑफ हु और विच, क्योंकि दोनों केस बच गए तो दैट यूज कर दो। एग्जाम्पल, द बॉय एंड हिज डॉग दैट एंटर्ड द टेम्पल वर कॉट बाई द पीपल। जो टेम्पल में एंटर कर गए थे ना, उनको लोगों ने पकड़ लिया। देखो एक और सिंपल सा फंडा है, यानी बॉय पहले आ चुका है और डॉग बाद में आया है, और हम ये रूल पहले ही सीख चुके हैं कि एनिमल्स के लिए और पर्सन के लिए दैट का यूज हो जाता है, इसीलिए हमने क्या रख दिया, दैट रख दिया, यानी फंसने से बच गए। आफ्टर सेम, अगला रूल देखिए, आफ्टर सेम और सच यूज एज और दैट, नॉट हु और विच। जब भी किसी सेंटेंस में सेम या सच आ जाए तो हमें या तो एज का यूज करना है या दैट का यूज करना है, हमें हु और विच से बचना है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द सेम फेलो दैट केम यस्टरडे, यानी ये वही वैसा ही फेलो है जो कल भी आया था। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट। ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, मैं कुछ कंफ्यूज सा हो गया था थोड़ा सा जब मैंने आपको बताया था। यानी जब दो एंटीसीडेंट आ जाए, एक में क्या हो पर्सन और दूसरे में क्या हो एनिमल हो, तो आपको क्या करना है, दैट का यूज करना है। ठीक है, आगे व्हाट। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड विदाउट एंटीसीडेंट, यानी जब कोई एंटीसीडेंट नहीं होता तब हम व्हाट का यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट हैज़ द मीनिंग द थिंग और दिस थिंग। ठीक है, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, द थिंग और थिंग्स दैट। एग्जाम्पल, व्हाट यू से इट्स नॉट ट्रू, एंटीसीडेंट तो नहीं है ना, तो बस यही चीज़ है। द एंटीसीडेंट ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन शुड नॉट बी इन पॉजेसिव केस, यानी किसी भी प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है ना, पॉजेसिव केस में नहीं होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन का खास करके। दीज आर चेयरमैन्स इंस्ट्रक्शंस दैट मस्ट बी फॉलोड। तो कैसा है, इनकरेक्ट है, यानी पहले ही कह चुके हैं हम कि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जो है कैसा नहीं होना चाहिए, पॉजेसिव केस में नहीं होना चाहिए। और ये चेयरमैन्स किस में, पॉजेसिव नाउन होगी ये तो देखो, इट इज एन इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, दीज सेंटेंसेस शुड हैव बीन रिटन एज फॉलोइंग। तो देखिए कैसे लिखने चाहिए इनको, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चेयरमैन दैट मस्ट बी फॉलोड, ऐसे होता है। ठीक है, द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी और द सेम नंबर एंड पर्सन एज द एंटीसीडेंट, वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आपका एंटीसीडेंट है। इट मीन्स द वर्ब शुड अग्री विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द एंटीसीडेंट। द गर्ल हु वॉज लेट वॉज फाइंड, यानी गर्ल एक है। ठीक है, यानी जो WH वर्ड हु है ना, वो किसको फॉलो कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, गर्ल को कर रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। और यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल दिया है, द गर्ल्स हु वर लेट वर फाइंड, यहाँ पर प्लूरल हो गई ना नाउन, एंटीसीडेंट आपका प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आगे डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले तो वो प्रोनाउन जो क्या करते हैं, देखिए a distributive pronoun is the pronoun that indicate the member of a group separately rather than collectively। ठीक है, यानी फिर से सुनिए, a pronoun that indicate the member of a group separately rather than collectively is called distributive pronouns। ठीक है, such pronouns are each, either and neither are classified as distributive pronouns। ठीक है, they denote person or thing one at a time, वही बात मैं बता रहा था। ठीक है, these pronouns are always treated as singular and take singular verbs। ठीक है, each of the students gets a prize, ये मैंने उस दिन भी पढ़ाया था आपको। ठीक है, either of the two will win the race। ठीक है, every one of the students was happy। देखो अगर एवरी वन ऑफ या ईच ऑफ आता है तो नाउन तो प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वर्ब कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है, एक चीज़, और दूसरी चीज़ आपको देखनी है, अगर ऑफ नहीं आ रहा है तो नाउन भी प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल, सॉरी नाउन भी सिंगुलर होगी और वर्ब भी सिंगुलर होगी। फॉर एग्जांपल ईच स्टूडेंट,
ईच स्टूडेंट एंटर्स द क्लास एट 8:30। ठीक है, क्लास में कितने बजे एंटर होता है? 8:30। तो वर्ब भी सिंगुलर हो गई और नाउन भी सिंगुलर। लेकिन ईच ऑफ द हो जाए और एवरी वन ऑफ द हो जाए, आइदर ऑफ हो जाए, तो नाउन तो प्लूरल हो जाएगी लेकिन वर्ब आपकी फिर भी सिंगुलर रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ मील, ये तो खैर पास्ट है, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि वर्ब कैसी है। ईच कैन बी यूज फॉर 2 और मोर पर्सनस और थिंग्स। ठीक है, जनरली ईच का प्रयोग हम क्या करते हैं? ईच और एवरी जब मैं डिटरमिनर पढ़ाऊंगा ना तब आपको क्लियर कर दूंगा, अभी बीच में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। देखिए, एंड इज नॉर्मली यूज फॉर स्मॉल नंबर, एवरी इज नॉट नॉर्मली यूज फॉर वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, यानी जनरली होता क्या है कि ईच को 2 के लिए यूज किया जाता है और एवरी को 2 से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, डिटेल में बाद में बता दूंगा। ईच कैन बी यूज फॉर मोर देन 2, कैन बी, ठीक है, जनरली नहीं होता, देन 2 एंड द नंबर इज यूजुअली डेफिनेट, बोथ टेक अ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक है, अब हु और हुम देख लीजिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए वो यही करेगा, बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला है। हु हुम इज रिलेटिव क्लॉजेस। ठीक है, अ फ्रीक्वेंट सोर्सेस ऑफ ट्रबल इट्स सेंटेंसेस ऑफ दिस टाइप। देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है। द पर्सन हु और हुम वी थॉट वॉज गिल्टी प्रूव्ड टू बी इनोसेंट। अब बताओ क्या भरोगे? द मैन हु और हुम वी फियर्ड वी हैड इंजर्ड प्रूव्ड टू बी अनहार्म्ड। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, लग तो आपको ये रहा होगा कि हुम आना चाहिए, कि हुम आना चाहिए, यहाँ तो क्लियर ही नहीं हो रहा ना, तो इसीलिए आपको ये देखना है कि द पर्सन हु वी थॉट वॉज गिल्टी, यानी एक तरीके से एक्ट तो पर्सन के द्वारा ही किया जा रहा है ना, हम तो केवल सोच रहे हैं, तो यहाँ पर हु आएगा। क्या आएगा? हु आएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टेम्पटेशन इज ऑलवेज टू यूज होम, यानी धड़ाक से लगाते हैं, इंडियन स्पीकर्स खास करके होम लगाते हैं। प्रिजम्बली बिकॉज इट इज फेल्ट दैट द वर्ड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट एंड फियर, और वट एवर वर्ब टेक्स देयर place in other sentences, but it is not. In the first sentence it is the subject of was guilty, ठीक है, hence who is correct, and in the second the object of had injured, hence whom is required। ठीक है, तो देखिए सेकंड सेंटेंस में क्या लग जाएगी? whom लग जाएगी। if there is any doubt, तो देखिए मैं अब बाकी जो है टेस्ट लेते समय आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। वी थॉट ही वॉज गिल्टी, वी फियर्ड वी हैड इंजर्ड हिम, तो क्या आएगा? हुम आएगा। ठीक है, वी थॉट हिम टू बी गिल्टी, यानी ये देख लीजिए यहाँ पर जिन जिन केसेस में क्या नाम है आपका सब्जेक्टिव केस आ रहा है वहाँ पर हु आएगा, और जहाँ ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है वहाँ पर हुम आ जाएगा। जैसे कि हिम आ रहा है तो हुम आ जाएगा। ठीक है, एक बार और क्लियर करते हैं, इसको पूरा देखते हैं। देखिए, यानी देखना आपको ये, इससे क्लियर हो जाएगा। वो उसी की क्लॉज को उठाया मैंने। ठीक है, अब उसी क्लॉज को जब उठाया है तो आप ये देखिए कि पहले सेंटेंस में जो प्रोनाउन का केस यूज हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन का, वो कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, तो बिजली हु आएगा। ठीक है, और इस बी सेंटेंस में देखिए प्रोनाउन का कौन सा केस यूज हुआ है? वर्ब के बाद में हिम, ऑब्जेक्टिव केस है तो हुम आएगा। ठीक है, और यहाँ भी हिम है तो यहाँ भी हुम आएगा। अ सिमिलर डिफिकल्टी में अराइज विद क्वेश्चंस। ठीक है, हु और नॉट हुम, डू यू थिंक वी सॉ, बिकॉज इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सॉ। ठीक है, हुम इज़ नेवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होता ही नहीं है। whom is not used as an indirect object, we do not say the boy whom I gave the book, or ask whom did you give the book, it must be to whom। ठीक है, और the preposition may be placed at the end। ठीक है, या फिर end में लगा दो। the verb after who whom is the same number and person as its antecedent, ये तो पहले ही बता चुके हैं, and takes its verbs accordingly, it's I who am to blame। ठीक है, यानी आई के अकॉर्डिंग आएगी, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हु इज़ टू ब्लेम, गलत हो जाएगा। हु के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, आई के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि हु का एंटीसीडेंट क्या है? आई है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थोड़ा सा बड़ा हो गया है वीडियो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर एक बार समझ आ गया
तो ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बता देना। ठीक है, अगले वीडियो में उसे कवर कर लूँगा। थैंक यू।